तो यहाँ पे हमने लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब प्रारंभ हो रहा है? ये प्रारंभ हो रहा है 1930 के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ से समझेंगे कि सबसे पहली बात कि इस आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण क्या है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो आपके समक्ष आ रहा है कि नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति। पिछली क्लास के अंदर हमने जाना है कि जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी 1928 के अंदर, कब बनी है ये? 1928 के अंदर जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी, उस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए कहा गया था सरकार से, और एक तारीख दी गई थी। तारीख क्या दी गई थी? 30 दिसंबर की जो है 1929 की जो तारीख दी गई थी, वहां तक उनको नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करनी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो है वो नेहरू रिपोर्ट को माना नहीं। इसके अलावा क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हो गई थी। ये हो गई थी आपके 1929 के अंदर। कब हो गई थी? 1929 के अंदर। हमने पढ़ा है लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पर जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, और रावी नदी के तट पर क्या किया गया है? रात्रि के अंदर, मध्य रात्रि के अंदर जो है वो स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इससे क्या हो रहा है? जनता के अंदर एक जोश जागृत हो रहा है, एक नई जो है वो उमंग जागृत हो रही है। तो अब जनता के उस जोश को काम में लेने के लिए ये क्या कर रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ करने वाले हैं। तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा और नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, ये दोनों कारण रहे हैं। किस बात के कारण रहे हैं? ये दोनों सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण माने जाते हैं। अब देखिए, गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले लॉर्ड इरविन के समक्ष क्या रखी है? 11 सूत्री मांगे रखी है, यानी कि अपनी 11 मांगे जो है वो रखी है। रखने के लिए अगर हम माध्यम की बात करें तो इनका एक समाचार पत्र है यंग इंडिया। कौन सा समाचार पत्र है? यंग इंडिया जो समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र के माध्यम से इसके अंतर्गत इन्होंने छापा है, और ये बात किसके पास पहुंची है? ये लॉर्ड इरविन के पास पहुंची है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो उस समय के वायसराय है वो कौन है? लॉर्ड इरविन है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ठीक है, और यंग इंडिया समाचार पत्र के अंदर इन्होंने 11 मांगे जो है वो प्रकाशित करी है, और इन समाचार पत्र के माध्यम से ये मांगे किसके पास पहुंच रही है? लॉर्ड इरविन के पास में पहुंच रही है। इनमें से यदि हम कुछ मांगों की बात करते हैं तो देखिए, हम बात कर लेते हैं, कुछ जानते हैं कि ये 11 सूत्री जो मांगे हैं वो क्या थी। ये 11 सूत्री जो मांगे हैं उनके बारे में देख लेते हैं, आइए। तो देखिए, इनमें से अगर बात करें पहली मांग की, तो इन्होंने बात करी है कि भाई लगान में कमी की जाए। क्या की जाए? लगान के अंदर, यानी कि किसानों के लिए बात कर रहे हैं, ये लगान में कमी की मांग करी है। पहली बात तो इन्होंने ये हो गई। फिर देखिए, लगान में कमी के अलावा इन्होंने कहा कि जो रुपए की विनिमय दर है, क्या करना है? रुपए की विनिमय दर को भी कम कीजिए। रुपए की विनिमय दर, ठीक है, रुपए की विनिमय दर में क्या करवानी है? में कमी करवानी है। विनिमय दर का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अंग्रेजों की जो मुद्रा है वो अलग है, ठीक है, जबकि भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है वो अलग है। तो अब यदि इनको क्या कार्य करना है, जैसे कोई किसी को पेमेंट करना है, किसी को भुगतान करना है यूरोपियन मुद्रा के अंतर्गत, तो उसके लिए जो है वो एक टैक्स लगेगा, एक विनिमय का क्या लिया जाएगा? आपसे पैसा लिया जाएगा। तो जो विनिमय दर है, विनिमय दर के अंदर इन्होंने क्या मांगी है? कमी करने की बात करी है। इसके अलावा देखिए, इन्होंने कहा है कि नमक जो है, नमक बनाने का जो काम है उसमें क्या होना चाहिए? नमक बनाना जो है वो अधिकार इनको मिलना चाहिए, यानी कि जो नमक कर है वो भी बंद करने की मांग की है। नमक बनाने का ये क्या मांग रहे हैं? अधिकार मांग रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर क्या है? जो नमक बनाने का अधिकार है, एकाधिकार कर रखा है ब्रिटिश कंपनी ने। ब्रिटिश के अलावा जो है वो यहाँ पर कोई भी नमक नहीं बना सकते थे। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि सैन्य खर्चे में कमी की जाए। क्या की जाए? सैन्य खर्च जो है वो आपका कम कीजिए। सैन्य खर्च में कमी की क्या कर रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, सैन्य खर्च में कमी के अलावा भी ये मांग करते हैं, इनके द्वारा ये कहा गया है 11 सूत्री मांगों के अंदर कि जो भी नशे की दुकान है, ठीक है, उनको क्या किया जाए? नशीली वस्तुओं की दुकानों को बंद किया जाए, यानी कि नशीली वस्तुओं की दुकान जो है उनको क्या करना है? नशीली वस्तुओं की दुकान बंद करने की मांग की गई है। ठीक है, कि दुकानें बंद करनी है, समाप्त करनी है। ठीक बात है। तो ये कुछ मांगे थी जो महात्मा गांधी के द्वारा जो है किससे की गई है? लॉर्ड इरविन से की गई, अपनी 11 सूत्री मांगों के अंतर्गत यंग इंडिया के अंदर ये प्रकाशित होती है। ठीक बात है। तो अब देखिए, गांधी जी ने ये मांगे रखी यंग इंडिया माध्यम से, लेकिन लॉर्ड इरविन जो है वो इन मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से गांधी जी
तारीख मिल जाती है 12 मार्च 1930। कब प्रारंभ करते हैं? 12 मार्च 1930 को ये प्रतीकात्मक रूप से दांडी यात्रा करते हैं और इस दांडी यात्रा के द्वारा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। तो देखिए यहाँ से हम समझते हैं कि ये जो दांडी यात्रा है ये क्या घटनाक्रम है और इसके अंतर्गत क्या हुआ है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बात करी कि ये 12 मार्च से जो है वो प्रारंभ हुई है। ये प्रारंभ कहाँ से होती है? तो ये प्रारंभ करते हैं साबरमती आश्रम से। कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? साबरमती आश्रम जो है वहाँ से ये इस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं और साबरमती आश्रम से लेकर के और कहाँ तक जाएंगे? ये दांडी का जो है गुजरात के अंदर ही स्थान है, ये दांडी समुद्र तट पर है, वहाँ तक ये यात्रा करते हैं। ये जो टोटल दूरी है ये आपकी दूरी है 240 मील की। कितनी दूरी है? 240 मील की जो है वो दूरी तय करते हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ दांडी ये पहुँचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। कब पहुँच रहे हैं? 6 अप्रैल 1930, यानी कि 12 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल के बीच में कितने दिन हो गए? यहाँ पे हो गए आपके 24 दिनों की यात्रा है। ये कितने दिनों की यात्रा है? 24 दिनों की यात्रा, 240 मील की यात्रा है। अब इस यात्रा में जा कौन रहा है? तो यहाँ पे जाने वाले व्यक्ति है गांधी जी। कौन है? गांधी जी। और साथ में कौन है? इनके साथ में इनके 78 अनुयायी है। इनके साथ में इनके 78 अनुयायी है। टोटली कितने? 79 लोग हैं, 78 कुछ और लोग हैं और स्वयं गांधी जी। ये मिलाकर के कहाँ पर जा रहे हैं? ये जा रहे हैं दांडी यात्रा पे। कब पहुंच गए वहाँ पे? 6 अप्रैल 1930 को क्या हो गया? ये वहाँ पर पहुंच गए। तो 6 अप्रैल 1930 को जब वहाँ पे बनाए, वहाँ पहुँचे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने नमक बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? नमक बना करके कानून तोड़ा। ठीक बात है, नमक बनाकर क्या किया इन्होंने? कानून तोड़ा। यानी कि अब यहाँ से नमक बना करके कानून तोड़ने का मतलब क्या है? ये जो नमक बना करके इन्होंने कानून तोड़ा है ये एक तरीके से एक प्रतीक है। ये क्या है? प्रतीक है। ठीक है, प्रतीक किस बात का है? कि अब हम क्या नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश जो कानून है, ब्रिटिश क्या है? ब्रिटिश कानूनों को हम नहीं मानने वाले हैं। ब्रिटिश कानूनों को नहीं मानेंगे। ये एक प्रतीक के रूप में किया गया है। ठीक बात है। तो ये जो नमक बनाने का कानून है ये इन्होंने एकाधिकार कर रखा है, कोई बना नहीं सकता। जबकि गांधी जी यहाँ पर जाकर के क्या कर रहे हैं? नमक बना रहे हैं, यानी कि नमक कानून को तोड़ रहे हैं। तो ये एक प्रतीक है किसका? कि ब्रिटिश कानूनों की क्या की जाएगी? अवज्ञा की जाएगी। किस प्रकार से? सविनय रूप से, यानी कि हिंसक प्रवृत्ति का यहाँ पर कोई योगदान नहीं रहने वाला है। सविनय के साथ में जो है वो यही क्या करने वाले हैं? ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा करने वाले, यानी कि उनको मानने वाले नहीं है। ठीक बात है। और जो गांधी जी की यात्रा है, इस यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की यात्रा से करी है। किसकी यात्रा से करी है? नेपोलियन बोनापार्ट। इसको हमने कक्षा 11 के अंदर जो है पढ़ा था, फ्रांस की क्रांति के अंदर पढ़ा ना। नेपोलियन के बारे में हमने जाना था कि नेपोलियन जो है वो मित्र राष्ट्रों की सेना से जब पराजित हो जाता है लिप्जिंग के युद्ध या राष्ट्रों के युद्ध के अंतर्गत, तब वो क्या करता है? इसको जो है निर्वासित करके एल्बा भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब मित्र राष्ट्रों की स्थिति जो है वो आपस में एक दूसरे से जो है वो लड़ रहे होते हैं, तो उस समय ये क्या करता है? एल्बा से वापस कहाँ लौट आता है? नेपोलियन पेरिस लौट आता है और पेरिस पर अधिकार करके पुनः जो है वो युद्ध करने के लिए जाता है। और फिर वाटरलू का युद्ध वगैरह वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। तो हमने बात ये करी है कि जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने गांधी जी की साबरमती आश्रम से दांडी तक की जो यात्रा है इसकी तुलना नेपोलियन की कौन सी यात्रा? एल्बा से पेरिस की जो यात्रा है उसके साथ में ये उसकी तुलना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। हमने इसके अंतर्गत आज पाठ की शुरुआत करते हुए जो बातें करी है उसके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। हमने देखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हो रहा है। इसको प्रारंभ होने के कारणों के अंतर्गत हम बात करते हैं तो हमने दो बात देखी है। पहली बात हमने देखी थी कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हो गई थी और नेहरू रिपोर्ट ने क्या कर दिया था? सरकार ने जो है मानने से इनकार कर दिया था। इस वजह से गांधी जी क्या करते हैं? यंग इंडिया के अंदर अपनी 11 सूत्री जो मांग है वो रखते हैं, लेकिन सरकार यानी कि लॉर्ड इरविन जो वायसराय है तत्कालीन, वो इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। 11 सूत्री मांगों के अंतर्गत हमने बात करी थी, जैसे कि लगान में कमी की बात कर रहे हैं, रुपए की विनिमय दर जो है उसमें कमी की बात कर रहे हैं, सैनिक खर्चा जो है उसमें कमी की बात कर रहे हैं, विभिन्न जो नशीली वस्तुओं की दुकानें हैं उनको बंद करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा
राजनीतिक कैदी जो है उनकी भी रिहाई की ये मांग यहाँ पर की जाती है। तो इन मांगों को नहीं माना गया, इसलिए इन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर के कहां तक दांडी की यात्रा करी है। 12 मार्च से प्रारंभ करते हैं, 6 अप्रैल को 1923 के अंदर जाकर के ये यात्रा समाप्त होती है। यानी कि 24 दिनों की यात्रा है, 240 मील की यात्रा है। गांधी जी प्लस 78 अनुयायियों के साथ में ये यात्रा होती है संपन्न। और उसके बाद में जो है वहां पर गांधी जी ने जाकर के नमक कानून को तोड़ा है, नमक बनाया है। और इसका ये जो मतलब हुआ कि ये प्रतीकात्मक रूप से जो है वो ये कार्य किया गया। यानी कि अब हम जो है इसके अलावा भी जो ब्रिटिश सरकार के जो कानून है उनको मानने वाले नहीं है। और फिर हमने देखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया है, इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की यात्रा से करी है। अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम। यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चढ़ा है, जो बना है, जो स्थापित हुआ है, वो किस प्रकार से जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहली बात तो हमने कर ही ली है कि यहाँ पर नमक कानून का क्या किया गया था, नमक बना करके उस कानून का उल्लंघन किया गया है। तो नमक कानून का क्या किया, इन्होंने उल्लंघन किया है। इसके अलावा भी हमने बात करी कि जो 11 सूत्री मांगे रखी गई थी, उन्हीं मांगों को जो है वो कार्य करने रूप में परिणत यहाँ पर किया गया था। तो महिलाओं के द्वारा शराब, अफीम, विदेशी वस्त्र, इनकी दुकानों पर क्या दिया गया है, धरना दिया गया है। ये दूसरा बिंदु हो गया। फिर तीसरे में हम बात करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, विदेशी वस्त्रों की क्या कर रहे हैं, होली जला रहे हैं। सरकारी सेवाओं से इस्तीफा देना, सरकारी सेवाओं से क्या दिए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा इस्तीफे दिए जा रहे हैं। फिर आता है आपका वन नियमों का उल्लंघन करना। जिस प्रकार से नमक कानून का उल्लंघन किया गया है, उसी प्रकार से जो है वन नियमों का उल्लंघन होता है। और ये होता है आपके महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा ये आपका होता है कर्नाटक में। कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। और इसके अलावा ये होता है मध्य भारत में। तो ये 3 स्थानों के नाम हमें यहाँ पर मिल जाते हैं जहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये वन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यानी कि अंग्रेजी सरकार ने ये नियम बना रखे थे कि जो वनों से प्राप्त जो उपज है और वनों की जो उत्पाद है और जो वनों की जो भूमि है, वो सारी की सारी जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत रहेगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर इस नियम के अंतर्गत ये क्या करते हैं कि इस नियम को तोड़ने का काम कर दिया जाता है। यानी कि ये लोग जो है वनों से उपज को भी अपने अधिकार में करने लग जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं चौकीदारी कर से इनकार। चौकीदारी कर का इनकार जो है ये हुआ है बिहार के अंदर। कहाँ पे हुआ था ये हुआ बिहार में। ठीक है, बिहार के अंदर ये जो चौकीदार है, ये गांवों की रक्षा का कार्य किया करते थे। इनका कार्य क्या था, इनका था कार्य गांवों की रक्षा करना। ठीक है, इसके लिए जो है ये गांवों की रक्षा करते हैं। गांवों की रक्षा के बदले में गांवों से कुछ जो है वो पैसे वसूल करते हैं, लेकिन इन्हें चौकीदारी करने दिया जाएगा, इस बाबत जो है वो क्या देना पड़ता है, एक कर जो है वो ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। तो चौकीदारी कर से इन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया इन चौकीदारों ने। इसके साथ ही साथ ये लोग जो है ये ब्रिटिश सरकार के लिए गुप्तचरों का भी कार्य करते थे। ये किसका काम करते थे, ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर के रूप में भी ये कार्य किया करते थे। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक बात है। तो बिहार के जो चौकीदारी कर है उससे जो है जनता देना क्या कर रही है, अस्वीकार कर रही है। उसके बाद में एक नाम आता है आपके सामने, चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली जो है ये गढ़वाली जाति के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी जो है मान्य है इन समाज के अंतर्गत। और इनकी अपील पर, चंद्र सिंह गढ़वाली की अपील के ऊपर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है पेशावर के अंदर। कहाँ चल रहा है, पेशावर के अंदर जो है वहाँ पे आंदोलनकारी जो है वो क्या चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। तो ये जो पेशावर के आंदोलनकारी है, इन आंदोलनकारियों के ऊपर जो है वो यहाँ पर एक गढ़वाली रेजिमेंट है। कौन सी है, गढ़वाली रेजिमेंट। ठीक बात है। और इस गढ़वाली रेजिमेंट ने क्या किया है, इनके ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया है। गोली चलाने से इनकार किया है। किसने इनकार किया है, गढ़वाली रेजिमेंट ने किया है, गोली चलाने से इनकार। ठीक बात है। तो गोली चलाने से इनकार कर दिया गया है यहाँ पर, किसके द्वारा, गढ़वाली रेजिमेंट के द्वारा। किसकी अपील पर यह कार्य हुआ है, तो ये कार्य हुआ है चंद्र सिंह गढ़वाली की अपील पर ये बात हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोलापुर के अंदर आंदोलन। सोलापुर जो है यहाँ पर एक आंदोलन के अंतर्गत एक नई घटना होती है, उस घटना को हम समझते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो आंदोलन है वो हिंसक रूप धारण करता है। कैसा रूप धारण करता है, हिंसक रूप धारण करता है। और यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश अधिकारी है
उनको यहाँ से भगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों को भगा दिया, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, ब्रिटिश सत्ता जो है वो यहाँ पे समाप्त कर दी इन लोगों ने। ठीक है, और ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने के बाद में इन्होंने स्वयं की जो है वो सरकार स्थापित कर ली। इसका मतलब हम देखते हैं समानांतर सरकार की स्थापना। किसकी स्थापना हो जाती है, समानांतर सरकार की स्थापना यहाँ पर करती है। लगभग सोलापुर के अंदर 1 सप्ताह तक जो है वो ब्रिटिश शासन का जो है वो अभाव रहा था। यहाँ पे समानांतर सरकार चली है 1 सप्ताह तक। ठीक है, उसके बाद में जो है वो पुनः ब्रिटिश सेना की सहायता से ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या कर लिया, यहाँ पे अधिकार कर लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत सोलापुर में क्या स्थापित हुई है, यहाँ पर एक जो है वो समानांतर सरकार की भी स्थापना यहाँ पर लोगों के द्वारा कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने बात करी है विभिन्न बिंदुओं के तहत, जिसके तहत क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगे जो है वो प्रगति पर पे आगे बढ़ता है। जिसमें हमने देखा नमक कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, स्त्रियां जो है वो क्या कर रही है, नशीली वस्तुओं की दुकानों के ऊपर धरना दे रही है, विदेशी वस्तुओं की क्या जलाई जा रही है, होली जलाई जा रही है, वन कर जो है वो देने से मना किया जा रहा है। जहां पे हमने बात करी महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर और मध्य भारत के अंतर्गत। उसके बाद में हमने बात करी कि जो चौकीदारी कर है वो देने से लोग मना कर रहे हैं बिहार के अंतर्गत। उसके बाद में हमने देखा कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली है, इनकी अपील के ऊपर जो है सेना के अंदर भी प्रभाव पड़ रहा है और गढ़वाली रेजिमेंट ने जो है पेशावर के अंदर जो है आंदोलनकारी, उनके ऊपर जो है गोली चलाने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि हमने देखा था सोलापुर के अंदर जो है वो आंदोलन काफी उग्र रूप से भड़क उठा है और सोलापुर के अंदर जो है ब्रिटिश सत्ता समाप्त कर दी जाती है 1 सप्ताह के लिए और यहाँ पर क्या स्थापित की जा रही है, एक समानांतर सरकार जो है वो स्थापित की जा रही है। इससे आगे देखते हैं तो हमारे पास में 2 प्रांत मिलते हैं। ये हम जो बात कर रहे हैं ये दक्षिणी भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे सामने 2 और प्रदेश आते हैं, जिसमें हम एक तो बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर सीमा प्रांत के बारे में और एक हम बात कर लेते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं पूर्वोत्तर का जो सीमांत क्षेत्र है, पूर्वोत्तर का सीमांत क्षेत्र, यहाँ पर किस प्रकार का आंदोलन जो हो रहा है उसको समझते हैं। देखिए, जो पूर्वोत्तर का सीमांत क्षेत्र है, इस सीमांत क्षेत्र में आंदोलन किया जाता है, नागाओं के द्वारा आंदोलन किया जाता है। तो देखिए, पूर्वोत्तर का जो आंदोलन है ये यदुनाथ के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में होता है, यदुनाथ के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन करते हैं। यदुनाथ के नेतृत्व में कौन से लोगों ने किया है, नागा जाति के लोगों ने किया है। ठीक बात है, नागा जाति, वर्तमान नागालैंड है ना। तो नागा जाति का क्या होता है, यहाँ पर आंदोलन होता है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं, इस आंदोलन को क्रूरतापूर्ण दबाते हैं और जो यदुनाथ है इनको क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। जब यदुनाथ को फांसी दे दी जाएगी तो फिर अब जो है यहाँ पर इस आंदोलन को अभी तक कुचला नहीं जा सका है, इस आंदोलन के नेतृत्व को दबाने का प्रयास हुआ है और यहाँ पर जो है वो रानी है, इन नागाओं की जो रानी है, गेडिनलियू नाम मिलता है हमें, रानी गेडिनलियू। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में अब क्या होगा, रानी गेडिनलियू के नेतृत्व में जो है वो आंदोलन आगे बढ़ेगा। ठीक है, रानी के नेतृत्व में आगे। ये अल्प वयस्क है, ज़्यादा वयस्क नहीं है, फिर भी अंग्रेजी सरकार इनको क्या देती है, इस कारण से आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, आजीवन कारावास। और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनको जो है आजीवन कारावास से मुक्ति जो है वो भारत की आज़ादी के बाद ही मिल पाती है, यानी कि 1947 के बाद जो है वो जेल से बाहर आई है रानी गेडिनलियू। ठीक बात है। तो हमने देखा पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र जो है वहां पर भी क्या हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हुआ है, लोगों ने विद्रोह किया है, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हैं। यदुनाथ के नेतृत्व के अंतर्गत ये आंदोलन किया जाता है, लेकिन यदुनाथ को जब ब्रिटिश सरकार फांसी पर चढ़ा देती है तो यहाँ की एक जो है वो रानी है, रानी गेडिनलियू का नाम आता है, इनके द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। अंग्रेजी सरकार इनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में जो है वो इनको क्या कर देती है, जेल में डाल देती है, जो 1947 तक जेल में रहती है। उसके बाद में ये जो है वो जेल से मुक्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के अंतर्गत जो है वो आंदोलन के बारे में। पश्चिमोत्तर जो सीमा प्रांत है, यहाँ पर जो आंदोलन हुआ है वो हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ है, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक बात है, ये तो है नेतृत्व के नाम, इनके नेतृत्व में हुआ है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने यहाँ पर एक संगठन स्थापित किया था जिसका नाम हमें मिल जाता है खुदाई खिदमतगार। क्या नाम मिलता है, खुदाई खिदमतगार।
इस संगठन के तहत जो है यहाँ पर क्या किया गया है, आंदोलन किया गया था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के अंदर। और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही हम कहते हैं सीमांत गांधी। क्या कहते हैं हम? सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक बात। तो सीमांत गांधी हो गए। खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार जो संगठन है ये पश्चिमोत्तर का जो सीमा प्रांत है वहां पर स्थापित किया गया था। इसके अलावा पूर्वोत्तर सीमांत के क्षेत्र के अंतर्गत भी हमने बात कर ली कि किस प्रकार से जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे बढ़ा है। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए, इसको बंद करने के लिए जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे चल करके गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। ये कब होता है? 5 मार्च 1931 को जो है वो ये होता है। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना है कि भाई इरविन जो है वो गांधी जी से समझौता करने क्यों चाहता है, क्यों अंग्रेज जो है वो गांधी जी को मनाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने बात करनी है 1923 के अंदर। 1923 के अंदर क्या हुआ है? लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन हुआ है। कौन सा सम्मेलन हुआ है? पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में हुआ। ठीक बात है, गोलमेज सम्मेलन पहला वाला। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? ये लंदन के अंदर हुआ है 1930 के अंदर। लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन के अंदर बाकी तो सभी लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि जो है वो इसके अंतर्गत नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने भाग जो है वो यहाँ पर नहीं लिया। पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर भी कांग्रेस भाग नहीं ले रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लंदन के अंदर जो नियम कानून कायदे भारत के बारे में बनाने की बात हो रही है गोलमेज सम्मेलन के अंदर, तब वहां पर ये बात आती है कि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग और बहुत बड़ी जनसंख्या का जो नेतृत्व है वो एक दल कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, जबकि उस दल का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल नहीं है। तो यदि गोलमेज सम्मेलनों को सफल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस के प्रतिनिधि को यहाँ पर इस सम्मेलन के अंदर शामिल करना पड़ेगा। इसलिए जो है ब्रिटिश सरकार वो दबाव बनाती है किसके ऊपर? लॉर्ड इरविन के ऊपर, कि गांधी जी को जिस तरीके से भी समझौता करके आप क्या कीजिए, लंदन भेजिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक बात है। इसलिए इरविन जो है वो गांधी जी से क्या करता है? समझौता करता है, जिसके तहत गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी है। क्या रखी है? इस समझौते से पहले गांधी इरविन जो समझौता होता है, इस समझौते से पहले कुछ शर्तें रखी है और उन शर्तों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हमें सबसे पहली शर्त ये मिलती है कि गांधी जी ने इरविन से कहा कि जो हत्या के कैदी है, यानी कि जो हिंसा के मामला है, हत्या या हम कह दें हिंसा, ठीक है, तो हिंसा के अलावा जितने भी राजनीतिक बंदी है, हिंसा के अलावा क्या है, जो राजनीतिक बंदी है उनको क्या किया जाए? फ्री किया जाए। ठीक है, राजनीतिक बंदियों को क्या करना है? आज़ाद करना है। ठीक बात है। तो पहली मांग तो ये हो गई। इसके अलावा ये जो राजनीतिक बंदी है इनकी संपत्ति जो है वो सरकार ने जब्त कर ली थी। संपत्ति क्या कर ली थी? सरकार ने जब्त कर ली थी। तो इस जब्त संपत्ति को भी उन्हें क्या किया जाए? वापस जो है इन राजनीतिक बंदियों को क्या किया जाए? वापस लौटाई जाए। ठीक बात है, वापस लौटाई जाए। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब और देखिए, ये तो पहला हो गया, इनकी पहली शर्त है ये। दूसरी इनकी शर्त क्या है? दूसरी शर्त इनके लिए नमक के बारे में रखी है। किस कर के बारे में रखी है? नमक कानून के बारे में इन्होंने दूसरी शर्त रखी थी कि भाई जो तटीय क्षेत्र के निवासी है, कौन से निवासी? तटीय क्षेत्र में जो निवास करते लोग हैं उन लोगों के लिए घरेलू उपयोग हेतु, किसके लिए? घरेलू, कम से कम घरेलू जो उपयोग है उस घरेलू उपयोग के लिए इनको क्या दिया जाए? नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। नमक निर्माण जो है वो किया जा सकेगा। ठीक बात है। तो इसका मतलब नमक निर्माण या नमक बनाने का अधिकार देने की इनसे क्या हुई है? बात यहाँ पर हुई है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रमुख बात है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि सरकारी जो है दमन चक्र है उसको रोका जाएगा। सरकारी दमन चक्र को क्या किया जाए? बंद किया जाए। यहाँ पर इन्होंने जो है वो ये मांग भी करी है कि जो राजकीय कर्मचारी है जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था उनके साथ जो है वो सरकार नरमी से पेश आनी चाहिए। तो ये कुछ मांगे हैं गांधी जी की, जो मांगे क्या कर लेते हैं? इरविन जो है वो इनको स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार से इनके बीच में एक समझौता हो जाता है और इसी को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता, या फिर इसी का नाम हम पढ़ते हैं दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता। ठीक बात है, दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता जो है वो यही होता है, गांधी और इरविन के
बीच में होने वाला समझौता 5 मार्च 1931 को ये जो है वो अस्तित्व में समझौता आता है। गांधी जी के द्वारा कुछ मांगे रखी जाती है, जिसके अंतर्गत हमने बात करी कि जो राजनीतिक कैदी है, जो हिंसा में शामिल नहीं थे, उनको क्या किया जाए, जेल से मुक्त किया जाए और उनकी संपत्ति जो सरकार ने जब्त कर रखी है उसको क्या कर दिया जाए, उन्हें वापस लौटाया जाए। इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र है, उन तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो लोग निवास करते हैं, उन लोगों के घरेलू उपयोग के लिए उनको जो है वो नमक बनाने का जो है अधिकार दिया जाए। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था सरकारी सेवाओं से, उन्हें वापस सरकार की सेवा में शामिल किया जाए और उनके साथ नरमी जो है वो बरती जाए। इन शर्तों को जो है वो इरविन स्वीकार कर लेता है और इन शर्तों के स्वीकार होने से, ये शर्तें क्या हो गई, स्वीकार हो गई। और इन शर्तों के स्वीकार होने से गांधी जी कहाँ जाते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ जाएंगे, लंदन जाते हैं। आ गई बात समझ में। तो लंदन गांधी जी पहुंच गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अब हमारी इस पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु के हिसाब से इस वर्ष के यानी कि 2021 के सिलेबस के हिसाब से गोलमेज सम्मेलन जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित होते हैं और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है हमारे विषय वस्तु के अंतर्गत इस बार शामिल नहीं है। तो सिर्फ इनके बारे में हम इतना ही जानते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन वहां पर जो है रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उनकी जो नीतियां थी और उन्होंने जिस प्रकार से वहां पे सारे कानून कायदे बनाने की जो बात करी है उसमें, और इसके अलावा मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है वो प्रतिरोध खड़ा किए जाने से वहां पर किसी भी प्रकार की जो है वो यहाँ समझौता नहीं हो पाता है और गांधी जी खाली हाथ वहां से क्या होते हैं, वापस भारत आते हैं। तो लंदन से ये जब वापस आ रहे हैं तो क्या लेकर के आए भारतीयों के लिए, इन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ वापस लौटा हूँ। ठीक है, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर दिए गए। इस प्रकार का कथन जो है वो गांधी जी ने भारत पहुंचने के बाद में कहा है। और फिर इन्होंने भारत पहुंच करके 3 जनवरी 1932 को 3 जनवरी 1932 को जो है वो आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। हालांकि ये 1931 के अंदर जो है वो भारत पहुंच जाते हैं और यहाँ भारत पहुंचने के बाद में यहाँ पर लॉर्ड इरविन के स्थान पर नए वायसराय आ जाते हैं। उन वायसराय से जो है वो ये समझौता करने का प्रयास करते हैं महात्मा गांधी जी, लेकिन वायसराय के द्वारा जो है वो गांधी जी की किसी भी बात पर कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। इससे मजबूर होकर के गांधी जी ने पुनः क्या किया है, 3 जनवरी 1932 से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो स्थगित कर दिया गया था, कहाँ जाने पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने के हेतु, तो उसको क्या करते हैं, ये पुनः वापस से प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही ये प्रारंभ करते हैं 1932 के अंदर, तो क्या करते हैं, अंग्रेजी सरकार जो है वो क्या कर लेती है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर आगे चल करके 18 मई 1934 के अंदर पटना के अंदर जो है वो कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन होता है और पटना की कांग्रेस की बैठक के अंदर जो है वो बिना किसी शर्त के क्या होता है, पटना कांग्रेस की बैठक में बिना किसी शर्त के जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है। बिना शर्त के आंदोलन क्या हो गया भाई, आंदोलन हो गया समाप्त। ठीक बात है। तो इस प्रकार से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है पटना कांग्रेस की बैठक के हिसाब से। ठीक बात है। तो हमने इस स्लाइड और इस भाग के अंतर्गत जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतया देखा है, जिसमें हमने बात करी थी कि 1930 से अस्तित्व में आता है। उसके कारणों के अंतर्गत हमने देखा था कि 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार नहीं किया जाना और फिर उसके बाद 1929 के अंदर जो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, जिसने युवाओं के अंदर एक नए जोश का संचार कर दिया था। फिर गांधी जी क्या करते हैं, अपनी 11 सूत्री मांगे रखते हैं वायसराय के समक्ष अपने समाचार पत्र के माध्यम से, लेकिन जो है वायसराय इस पे ध्यान नहीं देता है। तो फिर 12 मार्च से ये क्या करते हैं, दांडी यात्रा करते हैं, साबरमती से लेकर के दांडी तक 240 मील की यात्रा 24 दिनों के अंदर ये अपने 78 अनुयायियों के साथ में पूर्ण करते हैं और वहां जाकर के नमक जो है बना करके और नमक कानून प्रतीकात्मक रूप से तोड़ते हैं और ये यहाँ से घोषणा होती है कि हम सरकार का क्या करेंगे, सरकार की अवज्ञा करेंगे सविनय रूप से। ठीक बात है। उसके बाद में इस जो यात्रा हुई है, इस यात्रा की तुलना भी हमें मिल जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिन्होंने नेपोलियन की जो है यात्रा होती है एल्बा टू पेरिस, उस यात्रा से इस यात्रा की तुलना कर दी है। उसके बाद में हम इसके कार्यक्रमों की बात करते हैं तो कई प्रकार के कानूनों का जो है लोगों के द्वारा उल्लंघन किया जाता है और समानांतर सरकार जैसी स्थापना भी वहां पे सोलापुर के अंदर कर दी जाती है। उसके अलावा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पूर्वी सीमा प्रांत में भी हमने कुछ व्यक्तियों के नाम जो है वो पढ़े हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के अंदर खुदाई खिदमतगार नामक संगठन स्थापित हुआ, खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि
सीमांत गांधी के द्वारा, और फिर इनके द्वारा इस आंदोलन का यहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया जाता है। वहां पे हमने बात करी पूर्वोत्तर सीमांत प्रदेश के अंतर्गत यदुनाग के नेतृत्व में उनको फांसी दी गई, रानी गेडिंगलियू के नेतृत्व में, जो 1947 के बाद में आजाद हुई थी। इनको जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, ये आंदोलन जो है वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है। फिर 1931 के अंदर हमने बात करी 5 मार्च का समय आता है जब गांधी और इरविन के बीच में कुछ मांगों को मान लिए जाने से, शर्त जो गांधी जी ने रखी उनको मान लिए जाने से जो है समझौता हो जाता है और गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन वहां पर उनको निराशा हाथ लगती है और वो वापस लौट करके आते हैं भारत, और पुनः यहाँ आने के बाद में 3 जनवरी से जो है यहाँ पे पुनः ये प्रारंभ करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोगों का जो उत्साह है वो ठंडा पड़ चुका है और सरकारी दमन चक्र जो है वो बहुत अधिक तेज गति से चलाए जाने की वजह से, यहाँ तक कि जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए हैं तब इनके बीच में समझौता ये हुआ था, गांधी और इरविन समझौता, यानी कि दिल्ली जो पैक्ट है उसमें कहा गया था कि सरकारी दमन चक्र जो है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और गोलमेज सम्मेलन के चलते रहने के वक्त भी जो है भारत के अंदर सरकारी दमन जो है वो पूर्ण रूप से जारी रहा था। तो इस सरकारी दमन चक्र के चलने की वजह से जो है वो गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है और गांधी जी जेल से बाहर आने के बाद में यहाँ पर अशुद्ध द्वार का कार्य जो है और जो हरिजन जाति है उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, उनका उद्धार करने का, यानी कि गांधी जी अपने आप को रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ लेते हैं। चरखा कातना जो है, स्वदेशी का प्रचार करना, शराबबंदी वगैरह इस प्रकार के जो कार्य है इनमें अपना योगदान देने प्रारंभ कर देते हैं, राजनीति से जो है वो हट जाते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कांग्रेस की पटना की बैठक जो होती है उसमें क्या कर दिया जाता है, बिना किसी शर्त के समाप्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक बात है। तो यहाँ तक हमने पूरा अध्ययन कर लिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति रहेगी, जिसके अंतर्गत हम 1935 के शासन अधिनियम को भी पढ़ने वाले हैं और उस शासन अधिनियम के द्वारा जो प्रांतीय चुनाव होंगे उसके अंदर भी क्या स्थिति रहती है, उन सब के बारे में अगले भाग के अंतर्गत हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।